नमस्कार दोस्तों। ये DSSB वेलफेयर ऑफिसर के क्रम में 14वां वीडियो होगा और जो 13वां वीडियो है इसके बाकी प्रीवियस 60 क्वेश्चन है, मैं 61 से इसमें स्टार्ट करूंगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप करूंगा, आप लोग देख लेना, उसको नोट्स बना लेना, और बाकी मैं कोशिश करूंगा जो मेजर है उसको मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन 61 है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर्स जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो कि 14 जून को मनाया जाता है, एंड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सोशल केस वर्क के अंडर कौन सा मॉडल आता है? तो इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल यूज़ करते हैं। सोशल ग्रुप वर्क में रेसिप्रोकल मॉडल, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट भी बोलते हैं, स्क्वाड्स का है ये। एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल प्लानिंग मॉडल है, और सोशल एक्शन मॉडल में कंसेंटाइजेशन मॉडल बोलते हैं, जो कि पॉल फ्रेरे ने दिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ क्रिटिकल अवेयरनेस। तो कंसेंटाइजेशन मॉडल बहुत बार पूछा जा चुका है, पॉल फ्रेरे का है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, बट इंटरनेशनल यूथ डे की बात आएगी तो 12 अगस्त होता है। इंटरनेशनल विमेंस डे ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को। द माइंस एक्ट 1952 को। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ये आया 1972 में, और द मिनिमम वेजेस एक्ट जो आया 1948 में आया। इसमें दोनों में ये दिया हुआ है कि लिसनिंग का क्या किससे रिलेशन है, रीएश्योरेंस का किससे रिलेशन है। तो लिसनिंग बेसिकली जब आप किसी को फैसिलिटेट करते हो या कोई फैसिलिटेट करता है तो आपको सुनता है प्रॉपर, या आप उसको सुनते हो, तो वो एक प्रोसेस है लिसनिंग और फैसिलिटेशन का। रीएश्योरेंस डायरेक्टिंग, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपसे क्वेश्चन करता है या आप उसको वापस फीडबैक देते हो, रिप्लाई करते हो, तो वो रीएश्योरेंस, उस शब्द को रीएश्योरेंस बोलते हैं। यानी कि आप उसको एश्योर कर रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ, यानी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में है इनर्सिया। इनर्सिया जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्सिया यानी जड़त्व का सिद्धांत। तो जड़त्व के सिद्धांत में क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, जिस स्थिति में जो है वो उस स्थिति में बना रहना चाहता है। अगर कोई स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही बना रहना चाहता है, उसको डायनामिक में लाने के लिए थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है। तो ये हो गया। और उसके बाद में नॉन एडिटिंग। नॉन एडिटिंग मतलब कोई आप मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, यानी कि फ्री एसोसिएशन, आप उसको खुल के बोलने का मौका दे रहे हो, जो कि बेसिकली काउंसलिंग में प्रयोग होता है, जिसको हम फ्री एसोसिएशन को बेसिकली कैथारसिस टर्म भी देते हैं, कि उसको पूरी तरीके से बोलने का मौका दिया जाता है। हाइड्रोफोबिया, जहाँ हाइड्रो लग जाए वहाँ पे पानी, तो हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर। निक्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर। एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डर, और पायरोफोबिया मतलब आग से डर, फायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ड्यूटीज़ दिए हैं, राइट्स दिए हुए हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं, उनको मिलाना है, मैच कराना है एक्ट से। तो राइट टू इक्वालिटी किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 14 में। राइट टू फ्री लीगल एड ये आता है आर्टिकल 21 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है, यानी आपके जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, वो किस में है? आर्टिकल 51A में। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के अंडर EWS है, इसी के अंडर जो आप जितने भी देखते हो ये कह सकते हो पेंशन स्कीम, तो ये इसी में आता है आर्टिकल 46 में। कैथारसिस जो भी हम बात कर रहे थे, यानी फ्रीली किसी को बोलने का मौका देना, यानी वेंटिलेशंस ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, बट किसके साथ? किसी प्रोफेशनल के साथ। ये भी इस आई में क्वेश्चन आया था। देखो पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन सेम है लगभग। इसमें द रिडक्शन ऑफ टेंशन बाय टेलिंग ओन्स प्रॉब्लम्स टू समवन एल्स, ये ए ऑप्शन है, बट समवन एल्स नहीं, टू किससे? प्रोफेशनल्स ओनली, प्रोफेशनल से। और ये इस चीज़ को मैं और एक कोटेशन आपको बताता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में काम करते होंगे NMHB के अंडर, तो वहाँ पे मनकक्ष के बाहर एक चौपाई लिखी होती है, काहे कहूँ कछु दुख घट होई, काहे कहूँ कि जान न कोई। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अपनी समस्या किसके साथ कहूँ कि मेरा दुख भी कम हो जाए, समस्या भी कम हो जाए, और उस समस्या के बारे में कोई तीसरा जान भी ना पाए।
तो वो बेसिकली प्रोफेशनल हेल्प की बात करता है वो चौपाई, तो इसी से कोरिलेट करता है। उसके बाद में ये असर्शन रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको जो बेसिक असर्शन रीजन जो सही है वही पढ़ूंगा। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस। किसी भी महिला के सक्सेस होने के लिए उसका योगदान बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल इन्हांस देयर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है। जागरूकता से महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़ती है, जिससे समाज का विकास होता है। तो ए और आर दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी करता है आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पॉलिसी इन इंडिया। तो पॉपुलेशन ग्रोथ सोशल पॉलिसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, बल्कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन सोशल लेजिस्लेशन नहीं है, बल्कि ये वातावरण को प्रोटेक्ट करने का ही एक कानून है। बाकी सोशल लेजिस्लेशन में आ जाएगा वेगर्स एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी पॉपुलरली नोन एज सच्चर कमेटी। तो सच्चर कमेटी किसके लिए था? जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी उनके सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल ग्रोथ के लिए जो नियम कानून बनाए जाने थे उनके वो मेंबर थे, मेन प्रेसिडेंट थे। तो ये सच्चर को, आपको सच्चर जी को जानना बहुत जरूरी है, सच्चर कमेटी को। सोशल ऑडिट रिफर्स टू, सोशल ऑडिट रिफर्स मतलब सोशल ऑडिट का क्या काम होता है कि जो समाज में नियम कानून लाए जाते हैं उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और रेलेवेंस क्या है, उनके रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, उसका एनालिसिस करना वो सोशल ऑडिट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मौलिक कर्तव्य अधिकार कौन सा नहीं है? तो राइट टू वर्क आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। द ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट ये सबसे पुराना है। बाकी प्रोविडेंट फंड एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब नया है। Which of the organization among the following publishes the records of accidental deaths and suicides in India? तो आप सभी को पता है कि जितने भी एक्सीडेंट से डेथ होते हैं, सुसाइड से डेथ होते हैं या किसी अन्य वजहों से डेथ होते हैं जो क्राइम के क्राइटेरिया में आते हैं, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अंडर आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक यूज टू एलिमिनेट फोबियाज इज यूज टू, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है? ये इवान पावलोव का है। ये एक लर्निंग बिहेवियर थेरेपी है, लर्निंग थेरेपी है जिसको इवान पावलोव ने दिया है, और इसको हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो इसमें हमने बता दिया है। COS लंदन वाला चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 में आया, USA वाला 1877 में आया। उसके बाद में 1896 में फ्राइड की थियरीज आई जो मल्टीपल थियरीज दी है, और 1917 में इनका मैरी रिचमंड का एक बुक पब्लिश होता है जिसका नाम होता है सोशल केस वर्क या सोशल डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 क्वेश्चन को ये कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NGO। तो NGO इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? आपका एक विज़न होना चाहिए, फिर आपका एक मिशन होना चाहिए, फिर आपके उसके गोल होने चाहिए, और उसके बाद फिर आप उस पर स्ट्रेटजी बनाते हो। और इससे मैच करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रॉपर सीक्वेंस इसमें पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले फर्स्ट मतलब मेंबर्स ऑफ सिमिलर एज ग्रुप यानी होमोजेनियस ग्रुप बनाओगे। फिर आप क्या करोगे? उसके गोल आइडेंटिफाई करोगे और उसको बताओगे लोगों को कि हमारा ये बनाने का क्या उद्देश्य है। उसके बाद में प्रोग्राम प्लान एंड कैरिड आउट, फिर प्रोग्राम को कैरी आउट करोगे, आगे ले जाओगे, और उसके बाद में उस ग्रुप के अंदर एक अपनापन, कोहेसिवनेस, और उसमें जो गोल अचीव होता है उसके बारे में डिस्कस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कैप्लन ने कौन सी बुक दी है? कम्युनिटी अप्रोच टू मेंटल हेल्थ। डगलस की कौन सी बुक है? थ्योरी ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। मैस्लो की द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और T. कॉर्लेट का क्या है? कॉमन ह्यूमन नीड्स। ये कॉमन ह्यूमन नीड्स और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उन्होंने नीड्स की हायरार्की दी है इन्होंने, मैस्लो ने, तो उसी को थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। विदाउट वार्मथ द प्रोफेशनल सोशल वर्कर मे बी टेक्निकली करेक्ट बट थेरेपेटिकली इम्पोर्टेंट हैज़ बीन सेड। ये लाइन किसने कहा था? गोल्डस्टीन ने कहा था। मैरी रिचमंड का क्या है? सोशल डायग्नोसिस। फ्लोरेंस हालिस का क्या है? अ साइकोसोशल थेरेपी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी? द चाइल्ड, द एडल्ट, द पेरेंट। तो ये किसने दिया था? एरिक बर्न ने। एरिक बर्न का क्या एक और कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस,
जो कि 1950 में दिया था। ऑटो रैंक ने क्या दिया था, एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, और जोसेफ वुल्फ ने दिया था एक्सपोजर थेरेपी, और इन्होंने ही सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी दिया था। जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये बेसिकली ओसीडी वाले पेशेंट में कॉमनली यूज होता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, क्या करते हो, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल टू चेंज बिहेवियर। इस पे हम क्या करते हैं कि लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हैं, माल अडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स। अब रीइंफोर्समेंट भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है। आप बच्चे के अंदर साफ साफ देखते हो कि बच्चे को बोलते हो कि एक टॉफ़ी दूंगा अगर तुम ये होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, एक पेज लिख लेते हो, तो ये जो रीइंफोर्समेंट की टेक्निक है इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। या उसके अंदर कोई उसने गलत व्यवहार सीख लिया, आपने कह दिया कि अगर ये गलत व्यवहार करोगे तो हम ये एक जो चॉकलेट डेली देते हैं नहीं देंगे। अगर ये गलत व्यवहार दिन भर में 5 बार जैसे डेली करता है बच्चा, आपने कहा कि अगर 5 बार के लिए तो माफ़ी नहीं है, 2 बार के लिए है, तो 3 कट करोगे उसके लिए कोई आप उसको तोहफा देते हो, कुछ गिफ्ट देते हो। तो यही टेक्निक्स है जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने चाहिए। इतना आसान काम नहीं है, डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, बट वो प्रोफेशनल्स जो करते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द स्क्यूड सेक्स रेशियो। स्क्यूड सेक्स रेशियो मतलब जो लिंग अनुपात घटा, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बोलते हैं जिसको, यानी गर्भ का जो है पैदा होने से पहले गर्भ में ही रहते हुए बच्चे का लिंग का निर्धारण जांच कर लेना और उसके आधार पे उसको अबॉर्ट करा देना, यही सबसे बड़ा कारण बना था। लेकिन अब उस लिंग के पहचान को प्रोहिबिट कर दिया है कि आप सिर्फ लिंग का परीक्षण नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो वो कौन से एक्ट के तहत होता है, PCPNDT एक्ट, ये 1994 में आया। इन विच ईयर द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वाज अनाउंस, तो 2001 में आया। सीडा मतलब कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसी सीडा के तहत जो जितनी महिलाओं के प्रति जो उनके सुरक्षा के लिए जो है एक्ट्स आते हैं, कानून आते हैं, वो इसी सीडा के तहत ही आते हैं। ये जो कन्वेंशन हुआ था कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है महिलाओं के प्रति। व्हाट एक्ट डील्स विद इंटीमेट वायलेंस, इंटीमेट वायलेंस बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। ये कब आया, 2005-2006 में। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट। इंडियन डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया। इंडियन पिनल कोड 1860 में आया, अब जिसे भारतीय न्याय संहिता का नाम दे दिया गया है 2023 में। मार्जिनलाइजेशन ऑफ टारगेटेड इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम कम्युनिटी लाइफ एंड डिनाइंग एक्सेस टू रिसोर्स इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कलंक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का सिद्धांत, छुआछूत का, डिस्क्रिमिनेशन का जो ख़त्म करने का जो एक्ट में प्राविधान है वो आर्टिकल 17 में है कॉन्स्टिट्यूशन में। जॉइंट फैमिली इज़ डिसइंटीग्रेटेड फास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जॉइंट फैमिली टूट रहा है इस आधुनिक दौर में। अब उसका कारण क्या दिया है, ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब ग्रामीण या कृषक फैमिली से जो हम औद्योगिक फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, औद्योगिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है। तो बिल्कुल सही बात है। आइजन्स थ्योरी ने 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी दी थी, जिसमें एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म, सुपर ईगो था। ये भी एक 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन शब्द किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ये तो 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बताया है इन्होंने, बट इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन किसने दिया। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल है। लोगों का प्रतिभाग करने से ही किसी भी कार्यक्रम का सफल होना, उसका विकास होना लाजमी होता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस लीड टू पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है। अगर लोगों को एजुकेट किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो उनका प्रतिभाग उस प्रोग्राम में बढ़ेगा। द फेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी ग्रुप विल बी द सेम, तो ये गलत है। फेज और कॉम्प्लेक्सिटी एक साथ नहीं हो सकता। सोशल ग्रुप वर्क सपोर्ट्स पीपल टू मेक यूज ऑफ लेसर टाइम, ये सही है। आर 94 है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डिजाइन टू पनिश एंड रिफॉर्म द क्रिमिनल, बिल्कुल सही है। जो न्याय का जो कह सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय पद्धति है, वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि अगर किसी को गलत काम के लिए सज़ा देते हो तो वो आगे उसको पछतावा करने का मौका मिलता है, पश्चाताप का मौका मिलता है, और अपनी गलतियों से सीख के वो आगे वो गलती नहीं करता है, उसके सुधार के लिए करता है। तो यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। एंड द लॉ इन इंडिया इज़ नॉट विक्टिम ओरिएंटेड, तो ये और आर दोनों ट्रू है।
लेकिन एक्सप्लेनेशन आर नहीं कर रहा है ए का। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च में सबसे पहला क्या होता है, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, उसके बाद में होता है ऑब्जेक्टिव उसका सेट करना, यानी उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हो आप। हाइपोथेसिस मतलब कि आप परिकल्पना करते हो कि अगर हम ये देखा जाए कि कॉफ़ी और चाय वाला बहुत बार एग्जांपल दे चुके हैं कि आपको ये देखना है कि कॉफ़ी पीने से नींद आएगी कि नींद नहीं आएगी, मतलब नींद भाग जाती है या नींद और आती है। तो ये अगर आप रिसर्च करते हो तो कॉफ़ी एक वेरिएबल हो गया और एक वेरिएबल हो गया नींद। तो दोनों में आप पहले से ही जो प्रीवियस स्टडी से, लोगों के कहने सुनने से जो आपने सोचा है, उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी टेंटेटिव जो है एक स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, एक अनुमान लगाते हो, तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद में स्टेप है डाटा कलेक्ट करते हो आप। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हो और फिर लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हो। तो ये बेसिकली रिसर्च के स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट करते हो, फिर उनको इंडक्शन करते हो उनका, फिर सिलेक्शन करते हो, फिर प्लेसमेंट देते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इसमें भी सीक्वेंस लगाना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट का देखा जाए, सपोज करो कि आप नदी के किनारे रह रहे हो या समुद्र के किनारे रह रहे हो, तो जो सरकार है या वहाँ के लोग हैं, बारिश सपोज करो जुलाई में स्टार्ट होगी, तो वो मई में ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि इस बरसात से कैसे कैसे हमको बचना है, उस पर तिरपाल डालने के लिए बरसात में। तो वो कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं उसको। उसके बाद में वार्निंग मैसेजेस ऑन द इम्पिडेंट डिज़ास्टर। अगर डिज़ास्टर आ रहा है उससे पहले 1-2 मिनट 4 मिनट पहले कुछ सैटेलाइट से कुछ और माध्यम से पता चल जाता है, तो लोगों को ये मैसेज पास कर देना। तो दूसरा हो जाएगा वार्निंग मैसेजेस, यानी जो है मैसेज पास करना। उसके बाद में अगर लोग फिर भी कुछ लोग फंस गए तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, यानी रेस्क्यू करना। उसके बाद में उसके बाद रेस्क्यू आ जाएगा। इवैक्यूएट मतलब वहाँ से हटाना, कि यहाँ पे ऐसी घटना हो सकती है तो आप लोग पहले से ही हट जाओ या हटा देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई फंस गया उस डिज़ास्टर आ जाने के बाद, तो डिज़ास्टर आ जाने के बाद जब किसी को वहाँ से निकालते हैं तो उसको रेस्क्यू बोलते हैं। और फिर पांचवा हो जाएगा उनको वापस अपने उनके जगह पे रखना, रीसेटलमेंट करना, या और फिर लास्ट में रिहैबिलिटेट करना। रीसेटलमेंट मतलब कि टेम्परेरी रीसेटलमेंट, और परमानेंट होता है रिहैबिलिटेशन। फिर से इसमें भी सीक्वेंस में ही लाना है। तो सबसे पहले आप कोई चाइल्ड हेल्पलाइन की इसमें है, तो सबसे पहले आप कॉल अटेंड करते हैं। उसके बाद में पिकिंग द चाइल्ड एंड सीकिंग परमिशन टू प्रोवाइड शेल्टर, और बच्चे को फिर प्रोवाइड करते हैं शेल्टर रहने के लिए। उसके बाद प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद द केस डिटेल। फिर आप जो वहाँ पे कंसर्न वेलफेयर ऑफिसर होगा, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, वो पूरा केस तैयार करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करेगा, प्रोड्यूस करेगा बच्चे को। फिर आप क्या करोगे, असेसिंग द चाइल्ड्स नीड्स एंड प्रोवाइडिंग सुटेबल सर्विसेज। उसके बाद बच्चे के एज के अनुसार, बच्चे की समस्या के अनुसार उसकी नीड्स का जांच करके उसको सर्विसेज यानी सेवाएं प्रोवाइड करोगे। और सबसे लास्ट में सेंडिंग द चाइल्ड टू आफ्टर केयर होम। उसके बाद में उसको कंसर्न आफ्टर केयर होम में आप शिफ्ट करोगे। फिर इसमें भी डेज़ के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस जो है जो अलग अलग दिनों में आता है उसको अरेंज करना है। तो 2143 इसका है। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब आता है, 1 अक्टूबर को आता है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को आता है। फिर 4th है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, और 3rd है वर्ल्ड फूड डे। तो मेन 2 है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, तो ये आपको याद होना चाहिए। द सेंसिंग ऑफ स्किन थ्रू टच और प्रेशर इज, तो इसको काइनेस्थेटिक परसेप्शन बोलते हैं। टच से जो स्किन के थ्रू जो पता चलता है उसको काइनेस्थेटिक परसेप्शन बोलते हैं। 12 अगस्त से सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल यूथ डे, अभी पिछले उसमें हमने बताया था आपको। व्हाट डज अ पॉपुलेशन पिरामिड सिग्निफाई, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो शो करता है उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। अभी शायद किसी वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा जो एल्डर्स का एज है, हमारी जो एज एक्सपेक्टेंसी रेट है, औसत आयु है, वो बढ़ गई है। तो औसत आयु हमारी लगभग 70 के आसपास पहुंच गई है
है ना। तो अब क्या होगा कि जो ऊपर का पिरामिड है जिसमें मोर देन 60 वाले पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, एल्डर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ओल्ड एज होम खुलेंगे, ओल्ड एज होम खुलेंगे तो वहाँ पे काउंसलर्स की वैकेंसी आएगी। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, है ना, एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन का बढ़ना। अभी तक हम यूथ हैं, बट यूथ की पॉपुलेशन जो 15 से 32 साल की है वो जैसे जैसे कम होगी तो फिर आगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना है, 52 है 1 लाख पर। मैटरनल मोर्टालिटी किसको बोलते हैं, मातृत्व मृत्यु दर। बच्चा जब डिलीवर हो रहा होता है, डिलीवरी के दौरान माँ की मृत्यु का जो दर है वो 1 लाख पे 52 हो गया है, बहुत कम हो गया है। नहीं तो ये 94-95 के आसपास 2020 के आसपास था। और फर्टिलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग 2 हो गया है, जबकि 2025 तक 2.1 लाने की टारगेट थी इंडिया की, बट ये और कम होकर 2 हो गया, यानी एक कपल औसतन 2 बच्चे पैदा करता है। द फ्रेज ह्यूमन राइट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, तो ह्यूमन राइट्स सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था, इसमें अगर देखा जाए तो लीग ऑफ नेशंस कन्वेंट, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, और उसके अलावा एक और ऑप्शन है इसमें, आई थिंक एक ऑप्शन जो दिया है इसमें चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन है या सिर्फ यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, और सी ही इसका ऑप्शन होना चाहिए, और सी ही होगा, बट ये चार्टर से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है ना। तो इसका चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ही कंसीडर करो अभी, बट यूनाइटेड नेशन ही होगा, जो कि सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जो है टर्म यूज़ किया था। द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 1966, according to whom groups must accomplish the 4 functional tasks, that is integration, adaptation, pattern maintenance and goal attainment to remain in equilibrium। तो ये टलकट पार्सन ने कहा था। उसके बाद में सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, प्राइमरी एम्फेसिस कहाँ से था, शिफ्ट हुआ था कृषि से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किसने दिया था, एच परमेन ने। क्या था, person problem place, a theory of deviant behavior which holds that deviant behavior results when there is a lack of socially approved means to achieve a socially approved goals, इसको बोलते हैं एनोमी थियरी। defining the relevant variables to remove the ambiguity in measurement is called operationalization of variable। operationalization of variable मतलब ये होता है कि आप किसी क्वालिटेटिव स्टडी को कर रहे हैं, किसी को कितना अच्छा लगा एक फूल को देख के, अब ये क्वांटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसी को क्वांटिफाई करना किसी माध्यम से, स्केल के माध्यम से, चाहे वो गटमैन स्केल हो, चाहे वो पॉइंट्स स्केल हो, वो लाइकर्ट स्केल हो, तो वो उस पर जो ऑपरेशनलाइज करते हैं, इसी को हम पूरे प्रोसेस को क्वांटिफाई करने के लिए ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को वेरिएबल्स ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। सेपॉय म्यूटिनी 1857 में, नेशनल इमरजेंसी जो लगा था 1975 में, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में, और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट जो आया 1978 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया, 1986 में। नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ आया 1983 में। प्रिवेंशन ऑफ बैगमी एक्ट आया 1952, और सोशल मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट है 1956। ये प्रिवेंशन ऑफ बाइगेमी मतलब एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। उसके बाद में असर्शन रीजन है, देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च एंड सोशल वर्क रिसर्च विद द सेम सोशल रियलिटीज़, तो ये दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल इन सोशल वर्क मीन्स मेकिंग द वेरिएबल मेजरेबल, जो अभी हमने पहले बात किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी उनको नापने योग्य जैसा बनाना ही ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज वन कैन यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड जनरलाइजेशन इज पॉसिबल। तो मुझे लगता है इसमें दोनों सही नहीं है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज, ऐसा नहीं है सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग ही अप्रोप्रिएट है क्वांटिटेटिव मेथड में, कुछ भी हो सकता है और भी हो सकता है।
तो ये दोनों गलत हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो केंद्रीय, इसका हिंदी नहीं याद आ रहा मुझे, जो सबसे सेंटर की चीज़ मापता है उसको बोलते हैं मीन। तो मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ होता है। मीन जो होता है वो अरिथमेटिकल मीन होता है, यानी जो अंकगणितीय औसत होता है उसी को मीन बोलते हैं। मोड होता है वो पोजिशनल होता है, यानी जगह के अनुसार। जैसे 3 लोग बैठे हैं तो 3 में जो दूसरा है वो बीच में रहेगा, तो ये दूसरा जो है ना वो मीडियन हो जाएगा। और मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हो उसको मोड बोलते हैं। तो इस तरीके से 115 क्वेश्चन हो गया। इसमें आई थिंक 120 है। प्राइमरी डेटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट करके लाता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सोशियोमेट्री इज अ टेक्निक वाइडली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर, स्टेटस ऑफ मेंबर इन द ग्रुप और लीडरशिप। इन तीनों चीज़ों को मेजर करता है। ओवरऑल हम बोलते हैं सोशियोमेट्री जो होता है वो सोसाइटल रिलेशनशिप को मेजर करता है, उसको सोशियोमेट्री बोलते हैं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1860। तो सोसाइटी एक्ट के अंडर ही बहुत सारी जो आप देखते हो एनजीओ चलती हैं वो सोसाइटी एक्ट के अंदर 1860 के अंदर ही ये रजिस्टर्ड होती हैं। द नोबेल ल्यूरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था अमर्त्य सेन ने। द एक्ट ऑफ perceiving, understanding and responding to emotional state and ideas of another person is known as, इसको empathy बोलते हैं, यानी put your shoes in another legs, put your legs in another shoes, मैंने उल्टा बोल दिया, तो इसको empathy बोलते हैं। और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक ऑथर है, मैं किसी और वीडियो में उसको ज़रूर डिटेल में बताऊँगा कि एम्पैथी, और ये एम्पैथी के साथ साथ एक और वर्ड आ रहा है, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक ऑथर है बहुत फेमस सोशोलॉजी के, उन्होंने दिया था, तो किसी उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इतने जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक एक क्वेश्चन में किसी में मोर देन 4 क्वेश्चन भी बन सकता है जो हमने अलग अलग डायमेंशन में डिस्कस किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना इसमें लिखा है उससे ज़्यादा जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मैं 100 में से 95% 90% श्योर हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि जो लिखा है उतने ही से आ जाए किताबों में पढ़ के, वो नहीं होगा। आप कितना उसको अपने लेवल पे सोच रहे हैं, उसको कोरिलेट करा रहे हैं मल्टीपल डायमेंशन में। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन कवर हो गया है 2 वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे देखिए पूरा, और जो प्लेलिस्ट में है पूरा देख लीजिए। बाकी अभी हम बहुत सारे वीडियोस अभी आप लोगों के लिए एक पेपर बहुत ही होलिस्टिक वे में डेवलप कर रहा हूँ। मतलब पेपर मुझे कहीं से मिला, उसको मैं चारों ऑप्शन को तो डिस्क्राइब करूँगा ही, उसके बियॉन्ड जो जो मेजर थेरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको कल या परसों उसके मैं सोच रहा हूँ 20-20 क्वेश्चन डिस्क्राइब करूँगा। 100 क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। 20 क्वेश्चन में भी कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।